आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीएस बालावत और हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्टल इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Here is a brief introduction about me. I am PS Balawat and I have 5-year experience as postal inspector. I have been selected in CGL 4 times। और यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं जो कि एक सब डिवीजन ऑफिस कैसा होता है उसके बारे में यहाँ आप देख सकते हो। सबसे पहले अपन बात करेंगे इस पोस्ट के मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो दोस्तों, मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड जो इस पोस्ट के लिए है, वो ऐसे कोई स्ट्रिंजेंट नहीं है। यहाँ पर ना तो कोई मिनिमम हाइट और वेट रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट होता है जैसा कि एक्सरसाइज में होता है, साइकिलिंग वगैरह। और आई साइट की रिगार्डिंग भी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन आता है कि क्या कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है? तो यस, दे आर एलिजिबल। अच्छा, दूसरा ये कि भाई जो मेडिकल टेस्ट होता है वो क्या डिपार्टमेंट करवाता है या खुद को करना होता है? तो इसका आंसर है कि आपको ये खुद को ही प्रोड्यूस करना होता है। आपका जो भी होम टाउन का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो भी है, वहाँ के सीएमएचओ या पीएमओ से साइन करवा के आपको ये सर्टिफिकेट, जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होता है, उस समय आपको ये सबमिट करवाना होता है। ठीक है? तो ऐसा कोई स्ट्रिंजेंट मेडिकल और फिजिकल क्राइटेरिया तो नहीं। जो सर्किल्स है वो सर्किल्स या स्टेट्स है वो किस हिसाब से अलॉट होते हैं कैंडिडेट्स को। तो देखो, एसएससी जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसके डॉजियर्स भेज देती है डाक भवन में, जो कि डायरेक्टोरेट में। ठीक है। अब डायरेक्टोरेट वहां से सभी कैंडिडेट्स को ईमेल के जरिए प्रेफरेंस मांगता है वहां से कि आपको कौन सा स्टेट चाहिए, कौन सा सर्किल चाहिए। और बेस्ड ऑन योर रैंक वो आपको सर्किल अलॉट करते हैं। तो जैसे आपको सर्किल अलॉट हो जाता है तो उस सर्किल से फिर आपको कम्युनिकेशन आ जाता है कि आपको कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको रीजन डिवीजन और सब डिवीजन अलॉट हो जाता है। तो ये प्रोसेस रहती है सर्किल अलॉटमेंट की। चलिए, तो सर्किल तो अलॉट हो गया। अब अपन बात करते हैं कि पोस्टिंग की। जो भी इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो रहे हैं वो कहाँ पर पोस्टेड होंगे। तो देखो, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेट किया है कि जो भी कंट्री का पोस्टल डिपार्टमेंट है उसको क्या है ना, सर्किल्स में बांटा हुआ है। और ये जो सर्किल्स है दे आर मोर और लेस को टर्मिनस विद द स्टेट्स। ऐसा आप मान सकते हो कि एक स्टेट इज इक्वल वन सर्किल। ठीक है। अब ये जो सर्किल्स है उसके अंडर में होते हैं रीजन्स, रीजन्स के अंडर में होते हैं डिविजन्स, और डिवीजन के अंडर में होते हैं सब डिवीजन। और ज्यादातर जो इंस्पेक्टर है उनकी पोस्टिंग डिवीजन या सब डिवीजन में भी, सब डिवीजन में ही पोस्टिंग उनकी होती है। उसमें से भी अगर मेजोरिटी की मैं बात करूं तो आपकी पोस्टिंग सब डिवीजन में भी, डिवीजन में ही होगी। सब डिवीजन में एज आप एसडीआईपी सब डिविजनल हेड होते हो। वो डिवीजन को जो हेड करता है वो एसपी होता है, रीजन को पीएमजी हेड करता है, सर्किल को सीपीएमजी हेड करता है। और जो कि डायरेक्टोरेट है, जो कि डिपार्टमेंट है, उसको हेड सेक्रेटरी। तो जो सब डिवीजन में आपकी पोस्टिंग अगर होती है, ठीक है, जो कि ज्यादातर कैंडिडेट्स की होगी, तो वहां पर एज ए सब डिवीजन हेड आप होते हो, सब डिवीजन के हेड होते हो। और वहां पर आपको क्या क्या काम करना होता है वो अपन देख लेते हैं। एक तो देखो, आप वो सब डिवीजन हेड हो तो आप होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल हो। अब आपकी सब डिवीजन के अंदर पोस्टल ऑपरेशंस जो चल रहे हैं उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। ठीक है। दूसरा, पोस्ट ऑफिसेज को है ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे बड़े पोस्ट ऑफिस होते हैं उनको एचओ बोलते हैं। उसके बाद उससे जो छोटे होते हैं उसको एसओ मतलब सब ऑफिसेज। और जो उससे छोटे होते हैं उनको बोलते हैं ब्रांच ऑफिसेज। ओके। ब्रांच ऑफिसेज एसओ को रिपोर्ट करते हैं, एसओ करते हैं एचओ को रिपोर्ट करते हैं। आपके सब डिवीजन के अंदर है ना, मेजोरिटी ऑफ द सब डिवीजन के अंदर 50 से लेकर, सॉरी, 50 से लेकर 100 बीओ प्लस एसओ होंगे। ठीक है। अब ये मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। बहुत सारे सब डिवीजन ऐसे भी है जहाँ पर 50 से कम है, और कुछ सब डिवीजन ऐसे भी है जहाँ पर 100 प्लस ऑफिसेज भी देखे गए हैं। पर मोटा मोटी एक जो एवरेज निकलता है वो ये है कि 50 से 100 के बीच में ही वीओ प्लस एसओ एक सब डिवीजन में होते हैं। तो जितने भी ऑफिसेज होते हैं उनका ईयर में एक बार इंस्पेक्शन करना मैंडेटरी होता है। ठीक है।
तो आपकी सब डिविजन्स के जो भी ऑफिसेज है, उसका इंस्पेक्शन का आप एक टेंटेटिव टूर प्रोग्राम, एक टीटीपी बनाकर डिवीजन ऑफिस में भेजते हो, और डिवीजन ऑफिस से वो अप्रूव होकर वापस आपके पास आ जाता है। तो वो जो टीटीपी है, जो टेंटेटिव टूर प्रोग्राम है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन सारे ऑफिसेज का इंस्पेक्शन करना होता है। अगर मोटा मोटी अपन बात करें कि मंथली कितने इंस्पेक्शन होते हैं, तो मंथली आप मान लीजिए कि 5 से लेकर 10 इंस्पेक्शन मंथली, है ना। ये डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेज कितने हैं। ठीक है, 5 से 10 इंस्पेक्शन आपको करने होंगे। और इसमें भी जो ब्रांच ऑफिसेज होते हैं, इसमें इंस्पेक्शन के लिए आपको एक दिन दिया जाता है, और सब ऑफिसेज के लिए आपको 2 और 2 to 4, 2 to 4, किसी में 2 दिया जाता है, और अगर कोई बड़ा ऑफिस है तो 4 भी दिया जाता है। ब्रांच ऑफिसेज के लिए आपको एक दिन दिया जाता है। तो आप देख लो, अगर 5 इंस्पेक्शन आपको करने हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें 5 पीओ है ना, तो आपको कम से कम 5 दिन रहना पड़ेगा बाहर। और अगर उसमें अगर एसओ भी इंक्लूड है, तो हो सकता है कि आपकी नंबर ऑफ डेज बढ़ जाए। अच्छा, बाहर रहने का मतलब ये नहीं है। देखो, आपका जो सब डिवीजन होता है ना, उसकी जो पेरीफेरी होती है, जो रेडियस होती है, फॉर एग्जाम्पल आपका सब डिवीजन यहाँ है ना, तो ज्यादातर सब डिविजन का जो है ना, ये मैंने देखा है कि रेडियस जो रहती है ना, वो 40 to 50, इतनी रहती है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, मैं जो बड़े डिस्ट्रिक्ट है, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसलमेर है, ओके, लेह लद्दाख है, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो रेडियस है वो ज्यादा होगी, यहाँ पर 150 किलोमीटर्स भी हो सकती है। बट एवरेज अगर अपन बात करें, तो 40 to 50 किलोमीटर की रेडियस होती है। तो अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, तो आपको 1 से 1.5 घंटा जाने में लगेगा, 1 से 1.5 घंटा आने में लगेगा। मतलब आप एक दिन में उस ऑफिस का इंस्पेक्शन करके घर पे आ सकते हो, आपको कहीं बाहर हॉल्ट करने की जरूरत नहीं होती है अमूमन। चलो, ये बात तो होगी कि आपको इंस्पेक्शन करने होते हैं। ये सबसे मेन टाइम कंज्यूमिंग और मेन काम है एक इंस्पेक्टर का, एक सब डिविजनल इंस्पेक्टर का। उसके अलावा आपको डे टू डे मॉनिटरिंग करनी है। जितने भी पोस्ट ऑफिस है आपके सब डिवीजन में, मॉनिटरिंग कैसे करोगे? तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं डिपार्टमेंट के, लाइक सैप, ओके, फिनेकल है, सैप है, फिनेकल है, मैकेमिस है, इन सभी से आप मॉनिटरिंग करते हो कि पोस्ट ऑफिस की कितना काम हुआ, क्या हो रहा है। वो आप अपने ऑफिस में बैठ के देख सकते हो, आपको एक्सेस होता है, रीड ऑन एक्सेस। चलो, ये बात हो गई। दूसरा एक जो मेन काम है, आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी होते हो। किसके लिए आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हो? जीडीएस, एबीपीएम और डाक सेवक के लिए। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक, एबीपीएम का मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं, इसके अंदर जो इसको हेड करता है वो होता है बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर, और उसको असिस्ट करने के लिए होता है एबीपीएम। और इनके पास डाक सेवक भी होते हैं। ठीक है, तो आप जीडीएस, एबीपीएम और जीडीएस डाक सेवक की अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। और अपॉइंटिंग अथॉरिटी होने के नाते आपको जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आती है, इनका जो सिलेक्शन होता है, वो आज सेंट्रलाइज तरीके से होता है। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज वगैरह इन सब की करनी होती है, लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, पुलिस वेरिफिकेशन, सारी चीजें कर। और इनका टेम्परेरी ऑर्डर और इनका फाइनल ऑर्डर भी आप ही निकाल सकते हैं। चलो, ये बात होगी एज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अच्छा, दूसरी बात ये कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होता है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी होता है, आपको पता होगा, है ना। इनकी जो डिसिप्लिनरी केसेज है, वो भी आप ही डील करोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, किसी को चार्जशीट देनी, किसी के खिलाफ इंक्वायरी करनी, किसी को डिसमिस भी करना है। डिसमिस तक एक इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट है ना, वो डिसमिस तक कर सकता है इन एम्प्लॉयज को। इतनी पावर उसके अंदर होती है, क्योंकि वो एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। बट इतना आसान नहीं है डिसमिस करना। वो एज पर द रूल्स, अगर किसी ने कुछ गलत किया है और अगर वो प्रूफ आप करते हो इंक्वायरी में, तभी आप कर सकते हो। दूसरा क्या है कि आप एक लीड सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी होती हो। सब डिवीजन के अंदर जितने भी जीडीएस है, बी इट बीबीएम, एबीपीएम, सेवक, पोस्टमैन और मेल ओवरसीयर तक आता है, तो इनके भी आप लीड सैंक्शनिंग अथॉरिटी होते हो। मतलब ये कोई भी अगर किसी को भी लीव चाहिए किसी भी प्रकार की, तो वह आपसे सैंक्शन करवा के ही जा सकता है। चलो, दूसरा अपन देखते हैं कि जो भी आपके सब डिवीजन में फ्रॉड्स होते हैं,
है ना? उनकी इंक्वायरी आपको करनी होती है। और डिवीजन ऑफिस के द्वारा जो भी इंक्वायरी आपको दी जाती है, वो सारी इंक्वायरीज आपको कंप्लीट करनी होती है। इसके अलावा आपको अपने सब डिवीजन के अंदर कैंप्स, मेलास ये सब ऑर्गेनाइज करवाने होते हैं। इसके लिए प्रमोशन ऑफ कोस्टल प्रोडक्ट्स। कोस्टल प्रोडक्ट्स जो है, जैसे कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी। पोस्ट ऑफिस का नाम आते ही अपन सोचते हैं कि पोस्ट ऑफिस में सिर्फ मेल्स रिलेटेड काम होता है ना? जस्ट लाइक स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट एटसेट्रा। पर ऐसा नहीं है। ये इसका एक कंपोनेंट है मेल्स। इसके अलावा यहाँ पर बैंकिंग और इंश्योरेंस इनका भी काम होता है। इसके अलावा भी जैसे कि आधार सेंटर है, ये सारी चीजें भी होती है ना? आधार सेवा केंद्र, ASK, आधार सेवा केंद्र भी बना रखे हैं पोस्ट ऑफिस में, है ना? तो ये सारी चीजें भी होती है। बट एक्चुअल में क्या है कि लोगों को उतना पता नहीं है। तो इसके प्रमोशन के लिए और ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचे, उसके लिए आपको कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाने होते हैं, मेलास ऑर्गेनाइज करवाने होते हैं। या आजकल पिछले 5 सालों में इनका ट्रेंड थोड़ा बढ़ गया है। पहले सब डिविजनल इंस्पेक्टर को डायरेक्टली इतना इन्वॉल्व नहीं किया जाता था इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है? पर अभी थोड़ा इसका ट्रेंड बढ़ गया है। चलिए, जो पोस्ट डिवीजन पे पोस्टेड है तो उसको बोलेंगे अपन कंप्लेंट इंस्पेक्टर या फिर CI। इसका एक दूसरा नाम IPPGP है। इसकी फुल फॉर्म है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट पब्लिक ग्रीवेंसेस। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जितनी भी ग्रीवेंसेज आ रही है, जितनी भी कंप्लेंट्स आ रही है, उसकी इंक्वायरी और उसके रिजोल्यूशन के लिए यह रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? क्या आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल CP ग्राम, ठीक है? जितने भी सिटीजन हैं उनको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है किसी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, CP ग्राम पोर्टल पे जाके वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। CP ग्राम पोर्टल से ये कंप्लेंट रिसीव होती है डिवीजन ऑफिस में, और डिवीजन ऑफिस में इंक्वायरी की जाती है सर्किल इंस्पेक्टर या फिर IPPG के द्वारा। ठीक है? इसके अलावा क्या काम रहता है एज ए सर्किल इंस्पेक्टर, एज ए कंप्लेंट इंस्पेक्टर? आपको डिवीजन में जितने भी आपके डिवीजन के कोर्ट केसेस चल रहे हैं ना, कोर्ट केसेस भी चलते हैं हर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, या फिर डिपार्टमेंट ने कुछ फाइल किए होते हैं। तो जितने भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनकी पैरवी आपको करनी होती है, उनका स्टेटस क्या चल रहा है, वो स्टेटस आपको अपडेट करते रहना होता है, उसकी फाइल मेंटेन करनी होती है आपको। ठीक है? इसके अलावा डिविजनल हेड को आपको असिस्ट करना होता है इसकी डे टू डे एक्टिविटीज में। डिविजनल हेड भी कुछ इंस्पेक्शंस करता है ना? तो वो सारी चीजें आपको करनी होती है। अच्छा, अब सब डिवीजन में जो लोग पोस्ट होते हैं, है ना? उनका ऑफिस स्ट्रक्चर कैसा रहता है? तो देखो, सब डिवीजन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंस्पेक्टर या एक ASP के द्वारा हेड किया जाता है। ठीक है? तो आप सब लोग जैसे कि इंस्पेक्टर के तौर पे सब डिवीजन में सब डिवीजन को हेड करोगे। आपको एक सेपरेट रूम मिलेगा, है ना? और ये जो रूम्स होते हैं ये ज्यादातर एसओ, ज्यादातर ओके, और कहीं कहीं पे HO के साथ, HO की जो बिल्डिंग है उसी के साथ अटैच होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग से ऑफिस होगा आपका, अलग से कोई ऑफिस नहीं होगा आपका। जो सब ऑफिस है आपके सब डिवीजन का, जो भी प्रोमिनेंट सब ऑफिस है, बड़ा सब ऑफिस है, या तो उसके अंदर या फिर HO के अंदर आपको एक रूम प्रोवाइड किया जाएगा जो कि सब डिवीजन ऑफिस का काम करेगा। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या मिलता है? तो ह्यूमन रिसोर्सेज में आपको दो मेल ऑफिसर मिलते हैं। ओके, तो मेल ऑफिसर, ये मेल ऑफिसर की जो पोस्ट है ना, ये एक्चुअली जो लोग पोस्टमैन के अंदर काम कर चुके हैं ना बहुत सालों से, एक्सपीरियंस पोस्टमैन है, उन्हीं में से किसी को मेल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है डिवीजन ऑफिस में। तो ये आपको असिस्टेंस के लिए मिलते हैं। इसके अलावा कुछ सर्किल्स में अभी एक पोस्टल असिस्टेंट भी अटैच किया गया है इस सब डिवीजन में, हालांकि ये सब जगह अभी लागू नहीं हुआ है। और बहुत सारे सर्किल्स ऐसे हैं जहाँ पर सब डिवीजन के अंदर एक पोस्टल असिस्टेंट भी उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका ऑफिस का स्ट्रक्चर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस सब डिवीजन के अंदर आपके कम से कम 50 to 100 BO प्लस SO, ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज प्लस सब पोस्ट ऑफिसेज होंगे, जिसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग आपको करनी है, जिनके ईयरली इंस्पेक्शन आपको करने हैं, और उन ऑफिसेज के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट है उसकी इंक्वायरी करके आपको डिवीजन ऑफिस में सबमिट करवानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रमोशन एस्पेक्ट कैसा है इस पोस्ट का? तो देखिए, प्रमोशन एस्पेक्ट जो है वो
बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं बोलूंगा मैं, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं बोलूंगा। एक मीडियम सा, एक एवरेज एवरेज प्रमोशन एक्सपेक्ट इसमें है। जैसे आप इंस्पेक्टर लगते हो लेवल 7, डीएसपी होता है लेवल 8, सुपरिटेंडेंट लेवल 9, सीनियर सुपरिटेंडेंट लेवल 10। ठीक है, तो सीनियर सुपरिटेंडेंट जो होता है ये ग्रुप 1 की पोस्ट है, ग्रुप 1। ठीक है, ग्रुप 1 की पोस्ट है। उसके बाद डायरेक्टर, डीपीएस, उसके बाद पीएमजी। इन दोनों लेवल तक बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग सीनियर सुपरिटेंडेंट, आइदर जूनियर टाइम स्केल और सीनियर टाइम स्केल, इसके अंदर दो स्केल होती है, जूनियर टाइम स्केल और सीनियर टाइम स्केल, लेवल 10 और लेवल 11, यहाँ तक रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, क्या इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट बनने का भी कोई दूसरा रास्ता है, कोई एग्जाम होता है? बिल्कुल, इसका एक एग्जाम होता था, जिसका एग्जाम का नाम था, जो एग्जाम का नाम था पीएस ग्रुप 2 एग्जाम। पर करंटली ये जो एग्जाम है इसको हेडक्वार्टर ने कैंसिल कर रखा है। हालांकि ये मैटर सब जुडाइज है, बहुत सारे एम्प्लॉयज ने इसके ऊपर केस कर रखा है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर ये एग्जाम चालू भी हो जाए। बट एज ऑफ नाउ यह एग्जाम कैंसल है। अगर चालू होता है तो आप 5 ईयर की एक्सपीरियंस आपको चाहिए। 5 ईयर का जिसको एक्सपीरियंस है वो इस पीएस ग्रुप का एग्जाम दे के उसको क्लियर करके सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट बन सकता है। ये इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट हुए। प्रमोशनल एस्पेक्ट जैसा कि मैंने बताया कि एवरेज है, न ज्यादा फास्ट न ज्यादा स्लो। सैलरी, सैलरी आप सबको पता है, ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, 4600 है ना, जिसकी बेसिक पे वो एक्साइज, इनकम टैक्स और जितने भी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्टें हैं इसी के अकॉर्डिंग ही है। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको मई 2025 के अकॉर्डिंग आपको मैंने ये सैलरी बता दी कि इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, है ना। जैसा कि आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिल गया है, एनुअल इनकम ऑफ 12 लाख। तो इसमें आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है, आपको इन हैंड इतनी सैलरी मिलेगी एज पर द सिटी। इसके अलावा आपको मोबाइल डेटा अलाउंस मिलेगा 750 रुपीज पर मंथ का। ठीक है, जब आप बिल सबमिट करोगे इसका तो आपको इतना आप क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक मिलता है ब्रीफ केस अलाउंस। ठीक है, ब्रीफ केस अलाउंस, और जो फील्ड में जा रहा है उसको ब्रीफ केस तो चाहिए ना अपना लैपटॉप कैरी करने के लिए, है ना, लैपटॉप डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। हाँ, तो आपको ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है, कितना मिलता है? 3500 रुपये। अच्छा, ये हर साल मिलता है क्या? तो जवाब है नो, ये आपको मिलता है वंस इन अ 3 ईयर। वंस इन अ 3 ईयर आपको ये मिलता है। ठीक है, उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया कि महीने में आपको कुछ इंस्पेक्शन के लिए बाहर जाना पड़ता है और कुछ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो जैसे ही आप हेडक्वार्टर छोड़ के बाहर जाते हैं तो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, टीए+डीए, है ना। तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया और ये हो गया डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस की जो अभी रेट चल रही है वो है 1000 रुपीज पर डे। इसमें 100% मिलता है इन केस अगर आप 12 आवर्स से ज्यादा बाहर रहते हो तो आपको 1000 रुपीज मिलता है। ये कुछ रेट्स हैं जो कि प्री डिफाइंड है, वो आप देख लेना। उसके अलावा बहुत सारे रीजंस में ये भी है कि आपको माइलेज अलाउंस भी मिलता है। माइलेज अलाउंस क्या होता है? तो माइलेज अलाउंस ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल बसेज या ट्रेन से वो यूज करके आप नहीं जा रहे, आप जा रहे हो अपने खुद के व्हीकल से, है ना। तो जैसे कि आप बाइक लेके जा रहे हो तो आपको 12 रुपीज पर किलोमीटर मिलता है, 12 रुपीज पर किलोमीटर। हालांकि अब इसमें क्या है ना कि बहुत सारे रीजंस में कुछ किलोमीटर की एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। फॉर एग्जाम्पल कि 300 या 250 किलोमीटर तक आपको ये मिलेगा। उसके बाद आपको 1 रुपीज या 2 रुपीज किलोमीटर एज पर द बसेज की जो रेट होती है ना, रोडवेज की बसेज की, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, है ना। फिर भी मोटा मोटी अगर देखें तो एक महीने का 10 से 20 हजार इजिली ट्रेवलिंग अलाउंस बन जाता है। ये मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है। तो ये हो गया सैलरी के बारे में, सैलरी और अदर पर्क्स के बारे में। अच्छा, अभी मेन मुद्दा, मेन बात कि भाई क्या करना चाहिए, हु शुड कंसिडर इट, हु शुड ऑप्ट इट एंड हु शुड नॉट, है ना। तो इसके कुछ प्रोज है और कुछ कॉन्स है, ये मैंने आपको यहाँ पर समराइज करके बताया। देखो, इसके प्रोज है कि आपको एक सेपरेट ऑफिस मिलता है, आपको 2 से 3 डायरेक्ट सब ऑर्डिनेट स्टाफ मिलते हैं,
जो कि दूसरे किसी पोस्ट में जो सीजीएल के थ्रू इंस्पेक्टर होते हैं किसी में भी नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको और भी पोस्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, किसी में भी कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जहाँ आपको डायरेक्टली 2 to 3 डायरेक्ट सबऑर्डिनेट स्टाफ होते हैं। दूसरा, आपके डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत ज्यादा आपकी अथॉरिटी रहती है, पावर रहती है कि आप एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी खासी रेपुटेशन होती है, अच्छी खासी अथॉरिटी होती है, पावर होती है आपके पास। आप जो जीडीएस पोस्टमैन हो उसके लिए आप रिक्रूटमेंट और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का काम करते हैं। डिसिप्लिनरी और रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो होती है ना, वो एक्चुअली बहुत ही ऑनर की जाती है अपने सबऑर्डिनेट की तरह। देखो, रीजन आपको सबको पता है, डर, है ना, फियर, कि भाई ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ये कभी भी चार्जशीट दे सकता है, कभी भी अपन को निकाल सकता है अगर कुछ गलत किया तो। अगर बंक मारा तो भी कुछ भी डिसिप्लिनरी एक्शन ये ले सकता है। तो काफी मतलब रिक्रूटमेंट और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होती है तो काफी पावर होती है आपकी। सबऑर्डिनेट स्टाफ भी जैसा मैंने आपको बताया कि कम से कम 50 से 100 ऑफिसेज है और एक ऑफिस के अंदर आप 2 से 3 का एवरेज स्टाफ मान लगभग 200 टू लगभग 200 to 300, 200 से 300 स्टाफ आपके पास रहता है, आपके सब ऑर्डिनेशन में काम करता है। इतना एक्चुअल में कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है सीजीएल की जो इतना एक्सपोजर आपको देती है। एक इसमें जब आप लीडरशिप क्वालिटी भी आपकी बढ़ती है, इतने सारे लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, मीटिंग्स करते हो, उनकी समस्या सुनते हो, है ना, तो बहुत सारा मतलब कि आप इवॉल्व हो सकते हो इसके अंदर, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को आप एनहेंस कर सकते हो। अच्छा, दूसरा क्या है कि इसके अंदर फ्रीडम ऑफ वर्क है अगर आपका सब डिवीजन के डिवीजन ऑफिस से दूर है, क्योंकि वहां पर सब डिवीजन के हेड आप हो। ठीक है, तो आप कब आ रहे हो कब जा रहे हो एक्चुअली क्या है ना कि कोई आपको मॉनिटर वहां पे करने वाला है नहीं, है ना। नॉर्मली टाइम तो सबको पता है कि 9:30 से 6 का रहता है, पर आप अपने हिसाब से काम को मैनेज कर सकते हो। अच्छा, दूसरा क्या है कि भाई इस पोस्ट के अंदर आपको है ना जैसे फील्ड विजिट तो करनी ही पड़ेगी। इंस्पेक्शंस वगैरह तो मैंडेटरी चीजें हैं कि आपको जाना ही है। तो अगर मैंडेटरी है तो मैंडेटरी आपका ट्रैवलिंग अलाउंस भी बनता है। ट्रैवलिंग अलाउंस में एक्चुअल में क्या है ना कि उतना खर्चा होता नहीं। जैसे ये सॉरी, आप खाना लेके गए घर से या खाना खा के गए, तो आप शाम को तो वापस आ ही जाते हो, है ना। तो एक्चुअल में जो आपको डेली अलाउंस जो मिलता है 1,000 रुपए और इसके अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस चलो ठीक है आपका ट्रैवलिंग में खर्च हो गया। तो जो डेली अलाउंस जो मिलता है ना वो कम्प्लीटली आपका खर्च नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। कि आपको खाना तो इतना तो कॉस्टली आप खाओगे नहीं, तो ये सारी चीजें। दूसरा, इंटर सर्किल ट्रांसफर इस पोस्ट में अभी भी पॉसिबल है, जैसा कि आपको पता है कि एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, है ना, इन सब में इंटर सर्किल ट्रांसफर बैंड। अगर आप केरला में हो तो आप फिर केरला में रहोगे, जाओगे। ठीक है, डेपुटेशन पे आप आ सकते हो कुछ सालों के लिए, बाकी आपका परमानेंट ट्रांसफर अभी बैन कर रखा है डिपार्टमेंट से। परंतु इसमें ऐसा नहीं है, आप इंटर सर्किल ट्रांसफर लेके इजीली अपने होम सर्किल, अपने होम स्टेट में जा सकते हो और होम पोस्टिंग के चांसेस है काफी। ठीक, वैसे इसके कॉन्स क्या है, एक तो देखो ऑफिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो हो सकता है कि आपको पसंद नहीं है, थोड़ा सा पुराना सा ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें है ना। पोस्ट ऑफिस आपने भी अपने एरिया के आसपास देखे होंगे, थोड़े पुराने से होते हैं और बिल्डिंग्स थोड़ी डाइलेपिडेटेड कंडीशन तो नहीं बोलना चाहिए, बट ज्यादा उतना रोबस्ट कंडीशन में नहीं होती है बिल्कुल। दूसरा ये है कि आपके जो सब डिवीजन के ऑफिस होते हैं ना, ये स्मॉल टाउन या तहसील लेवल पे होते हैं और वहीं आपकी मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स की वहीं पोस्टिंग होती है। स्मॉल टाउन का मतलब वो तहसील लेवल मान लो मैक्सिमम, ठीक है। वो सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, बट मेजोरिटी जो है ना वो तहसील लेवल पे ही है। तो अगर कोई छोटे शहरों में रहने में दिक्कत है किसी को, है ना, तो उसको इसके बारे में सोच लेना चाहिए। इसमें थोड़ा सा देखो हेक्टिक जॉब है, जैसा मैंने आपको बताया कि मिसलेनियस वर्क इसमें रहता है। आपको ऑफिस का काम भी करना है, इंस्पेक्शन भी करने हैं, इंक्वायरी कोई आई वो भी करनी है, पॉइंटिंग अथॉरिटी के नाते भी आपको सारा काम करना है, फिर उनको लीड सैंक्शनिंग अथॉरिटी आप हो, मॉनिटरिंग भी करना है, बहुत सारा काम है। इसके अलावा भी डिवीजन ऑफिस से कुछ नया काम आपको दे दिया वो भी करना है ना, जैसे कि इंस्पेक्शन तो है ही, सैंड पर इंस्पेक्शन भी होते हैं, है ना, जो कि डिटेल्स को
बताऊंगा मैं कभी आपको बाद में। सैंड परसेंट इंस्पेक्शन भी होता है ऑफिस का। फॉर एग्जाम्पल जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है ना, उसका ईयरली इंस्पेक्शन तो आपने कर ही लिया, उसका सैंड परसेंट इंस्पेक्शन होता है। उसमें जितने भी अकाउंट्स, जितने भी ट्रांजेक्शन है ना, उनका 100% वेरिफिकेशन करना है। बहुत सारा मतलब काम एड ऑन होके बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है कई बार। अच्छा, दूसरा इसमें है कि आपको जो रिमोट विलेजेस में आपको विजिट्स करनी पड़ेगी, क्योंकि वीओज वगैरह जो है वो वही है। और अगर आपको बीओ का इंस्पेक्शन या इंक्वायरी के लिए जाना है तो आपको वहां पे विजिट करना पड़ेगा। दूसरा, इसके अंदर जो पोस्टल बिजनेस डेवलपमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मतलब एक तरीके से आपका काम बढ़ गया, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोस्टल बिजनेस इन योर सब डिवीजन। ठीक है, तो बाकी काम तो आपको करना ही है, पर ये भी करना साथ साथ में। You will be liable for uh, development of postal operation, postal revenue in your subdivision. Frequently आपकी मीटिंग्स भी होगी डिविजनल हेड, रीजनल हेड, सर्किल हेड के साथ। उसमें आपको सवाल भी पूछा जाता है कि भाई आपके सब डिवीजन में काम, अगर कम है तो क्यों है, क्या रीजन है इसका, है ना। तो कहीं ना कहीं ये काम भी अब बढ़ गया है। अच्छा, एक ये चीज है कि सोशल रिकॉग्निशन काम है। जैसे आप सबको पता है कि पोस्ट ऑफिस के बारे में कोई नहीं जानता, तो पोस्टल इंस्पेक्टर के बारे में तो कौन जानेगा, है ना। तो जैसे कि अपन बात करते हैं कि भाई कोई पूछता है आपसे कि क्या पोस्ट पे हो, तो आप उसको जो बोलोगे पोस्टल इंस्पेक्टर, तो वो एक बार तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कौन सा इंस्पेक्टर होता है, पोस्ट ऑफिस में इंस्पेक्टर होता है। मतलब वो आपको शक की नजरों से भी देख सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना कि लोगों को पता नहीं, क्योंकि उतना वो यू नो लाइमलाइट वाली पोस्ट नहीं है ये, इसलिए सोशल रिकॉग्निशन इसमें तो बहुत ही कम है। चलो, तो ये सारी बातें हो गई इसके बारे में। आई होप कि मैंने आपकी सारी क्वेश्चंस को रिजॉल्व किया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है ना, जो कि होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में जाके और बताएं मुझे। मैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और ज़्यादा अगर क्वेरीज आती है तो उन क्वेरीज को लेके भी मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा इस पोस्ट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो में।